हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वर्क एनर्जी पावर के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे, जो वो 11th में भी और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप उनको ध्यान से ज़रा देखें। लिखिए, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन डालें। फर्स्ट क्वेश्चन डालें और उसमें आप नोट करें फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये आपकी एक टेबल है और इसमें एक ये चैन लगी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है और इसका कुछ पोर्शन सस्पेंडेड है। ये टेबल है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। इसको पुलिंग कर रहे हैं, ऊपर को खींच रहे हैं इसे। तो वर्क डन पूछा गया है कि इसमें कितना करना पड़ेगा। इसकी टोटल लेंथ L है और इसमें L/5 पोर्शन सस्पेंडेड है। L/5 टोटल लेंथ L है। टोटल लेंथ L/5 पोर्शन जो है इसका वो सस्पेंडेड है। ओके, तो देखिए, वैसे तो हमने आपको बताया कि वर्क एनर्जी थ्योरम से जो है वो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उससे सभी क्वेश्चन लग जाते हैं आपके, ठीक है ना। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनिशियल भी जीरो है और फाइनल भी जीरो है। इसको जब ऊपर से खींचेंगे तो स्लो मूवमेंट होता है। क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, लेकिन जब नहीं दिया है कोई वेलोसिटी वगैरह, समझ लें इसका स्लो मूवमेंट है, ठीक। यानी कि इसको खींचने में जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के ही इक्वल होगा। एक्चुअली में अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। तो इसमें वर्क डन क्या होगा? एक तो एक्सटर्नल फोर्स जो लगाएगा वो वर्क डन होगा और दूसरा वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा, ठीक। ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, आप इसमें फोर्स अपवर्ड लगाएंगे। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर कि अगर वर्क एनर्जी आप थ्योरम लगाते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन होगा और वर्क डन बाई ग्रेविटी जो आएगा, ठीक, इसमें ये दोनों जो फोर्स हैं आपके, ये मिलाकर जो नेट वर्क डन है इन दोनों फोर्स के ड्यू टू, ये जीरो होगा, ठीक है ना। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड है। ग्रेविटी से जो वर्क डन हो रहा है उसमें फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, वो नेगेटिव होगा। इसलिए यहाँ पर इसी में आप लिख के लगा सकते हैं या आप सीधे लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाई ग्रेविटी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं। तो जो एक्सटर्नल वर्क डन है, हम यहाँ पर ग्रेविटी से वर्क डन निकाल ले रहे हैं और यहाँ पर पुटअप कर दे रहे हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी। देखिए, तो mgh, इसका टोटल मास m गिवन है, टोटल लेंथ L है, टोटल मास स्मॉल m है, तो कितना मास इसका सस्पेंडेड है? m/5, ठीक, क्योंकि टोटल मास m है, L/5 इसका लेंथ सस्पेंडेड है, तो मास भी इतना ही होगा सस्पेंडेड। तो mgh ये हो गया mg। अब h समझें, ये चूंकि वेरिएबल है, आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसका मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लिया जाएगा, यानी कि L/10 पर। जो हाइट ये ऊपर जाएगा वो केवल L/10 होगी, यानी सेंटर से हाइट लेंगे, क्योंकि वेरिएबल मास है टोटल। तो लेंथ कितनी लेंगे, हाइट कितनी लेंगे? L/10। ये यहाँ पर ठीक से ध्यान रखना, h जो है, जो L/5 पार्ट सस्पेंडेड है उसका हाफ पार्ट होगा, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन mg L/50 होगा। इसको ठीक से तैयार करना, और यहाँ पर ये नेगेटिव ले लें आप, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं mg L/50 इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू mg L/50। ज़्यादातर बुक्स में सीधे लिख देते हैं कि एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इसी पर बेस्ड एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये जो क्वेश्चन हम आज करा रहे हैं, ये आप 11th एग्जाम के लिए जरूर तैयार करें।
देखिए ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लेंथ जो है उसकी 2 मीटर है और 60 सेंटीमीटर पार्ट सस्पेंडेड है। ये टेबल है, सेम क्वेश्चन है। ये हमने यहाँ पर वो लगा दी, आपकी स्ट्रिंग अटैच कर दी है, ये लगा दी यहाँ पर। ठीक, इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है, 60 सेंटीमीटर पार्ट सस्पेंडेड है और मास दिया हुआ है 4 kg, मास 4 kg है। ठीक, तो हम सीधे लगा रहे हैं, वर्क डन होगा, जो ग्रेविटी से वर्क डन है उसके हम एक्सटर्नल वर्क डन को इक्वल कर दे रहे हैं। यहाँ पर नोट भी कर देना, व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल, व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल। ठीक, ये जो टोटल लेंथ है वो हमने एल ले ली है और ये वाली स्मॉल एल, यानी स्मॉल एल 60 सेंटीमीटर के इक्वल है। ओके, अब जरा डायरेक्ट लगवाएं आप मास को। टोटल मास इसका जो है वो कैपिटल एम ले रहे हैं। देखिए टोटल मास एम है, उसमें लेंथ को डिवाइड करें टोटल, और जितने का ये सस्पेंडेड है उसका मास निकाल लिया। ये स्मॉल एम है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक, टोटल मास में लेंथ को डिवाइड किया और जितना आपको लेंथ निकालना था वो मास आपने कैलकुलेट कर लिया, वह हमने यूनिटरी मेथड से डायरेक्ट निकाल दिया था। अब मास हो गया और फिर जी, और हाइट इसकी हाफ, यानी एच क्या होगा, L/2 होगा। तो L/2 यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं, H = L/2। तो ये बन जाता है आपका mg/L²/2l। ये देखिए फार्मूला भी तैयार हो गया। अगर आप डायरेक्ट रखना चाहें तो इसमें रख सकते हैं। ठीक है ना, अब वहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो टोटल मास आपका कितना है, 4 है, G10 ले रहे हैं, सस्पेंडेड लेंथ 0.6 है, मीटर में ले ली हमने, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और जो टोटल लेंथ है वो 2 मीटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 2 हमने डिवाइड कर रखा है, ये 3.6 जूल आ रहा है, 3.6 जूल। तो हमने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं चैन के, मेरी समझ में आप इससे समझ गए होंगे अच्छी तरह से और ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर कैपिटल एल और स्मॉल एल के टर्म्स में क्वेश्चन दिया गया है तो तब भी आप फार्मूला समझ गए, आप उसका डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ए बॉडी इज मूव्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th के लिए और कॉम्पिटिटिव के लिए भी। ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाई ए मैकेनिकल delivering constant power, by a machine लिखें, by a machine delivering constant power। A body is moving along a straight line by a machine delivering constant power। The distance moved by the body in time, prove that लिखते हैं, prove that the distance moved by the body in time t is proportional to t⁻3/2। इसमें हम कई चीज़ों का निकालेंगे, इसमें दिया जरूर है ये कि डिस्प्लेसमेंट को प्रूव करें कि t⁻3/2 के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन इसमें वेलोसिटी का रिलेशन और इसका डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, दोनों रिलेशन दिया। तो क्वेश्चन पढ़ें क्या दिया है, पावर कांस्टेंट है। पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर P कांस्टेंट है, कांस्टेंट को K लिख लिया। ठीक है, पावर होगा फोर्स इनटू वेलोसिटी, और फोर्स किसके इक्वल है, ma। ठीक, मास A की जगह हम लिख सकते हैं dV/dt, और ये dV लिख दिया है, यहाँ K आ गया, इससे हमारा वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर v/dv = t, ये है K/m × dt,
अब इसको आप इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड्स, तो यहाँ से ये हो जाएगा v²/2। नेचुरल है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 ली है तभी रिलेशन बनेगा, यानी कि टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 है और एट एनी टाइम वेलोसिटी v है, नहीं तो कांस्टेंट लगाना पड़ जाएगा। v²/2 यहाँ पर क्या बना k/m और dt का इंटीग्रेशन t। तो एक रिलेशन आपका तैयार हुआ, v² = ट्वाइस k/m। k कांस्टेंट है जो कि पावर के इक्वल है, आप वहां पर p लिख सकते हैं, इनटू t। तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल t पावर 1/2। देखिए एक रिलेशन ये बन गया, वेलोसिटी v प्रोपोर्शनल t पावर 1/2। अब वेलोसिटी को आप dx/dt लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो x वर्सेस t भी बन जाएगा आपका। वेलोसिटी को dx/dt ये इक्वल है, यहाँ पर आप ये कैलकुलेशन कर चुके हैं, ट्वाइस k/m इंटू t पावर 1/2। इससे निकाला v, ये रूट में चला गया और t पावर 1/2 आ गया। तो dx = ट्वाइस k/m, यहाँ पर t पावर 1/2 dt इंटीग्रेशन लगाइए और यहाँ भी इंटीग्रेशन। टाइम t 0 पर डिस्प्लेसमेंट को 0 लें, एट एनी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट x, तो ये तो यहाँ से x आ जाएगा, ये 2k/m बना रहेगा और इसका इंटीग्रेशन कर दें। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 में +1 करेंगे, यानी कि 3/2 और 3/2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2/3 रूट ट्वाइस k/m इंटू t पावर 3/2। तो देखिए यहाँ प्रूव हो गया कि x प्रोपोर्शनल t पावर 3/2 होगा। डिस्प्लेसमेंट भी प्रूव हो गया, ठीक है ना। और वेलोसिटी का रिलेशन x के टर्म्स में भी अगर पूछा जाए तो तब भी निकाल लेंगे। अगर वेलोसिटी का रिलेशन, देखिए हम सभी रिलेशन बना दे रहे हैं, एक हमने अंडर इसमें कर दिया ब्रैकेट में, एक रिलेशन ये तैयार हुआ डिस्प्लेसमेंट का और एक रिलेशन ये वेलोसिटी का तैयार हुआ, ठीक है। और अगर वेलोसिटी वर्सेस x पूछा जाए तो फिर इसमें ऐसा करें कि ये जो आपने ये लिखा है पावर को फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स F क्या होगा ma, और a की जगह v dv/dx लिख देना। अगर रिलेशन x का पूछा जाए तो जहां आप एक्सीलरेशन लिखते हैं उसकी जगह पर मास ma v = k। अब आप एक्सीलरेशन की जगह v dv/dx नोट कर दें, समझ गए होंगे। अब v dv को एक साइड रखें और इसे इंटीग्रेट कर दें तो वेलोसिटी का रिलेशन x के साथ भी निकल आएगा। मेथड कई हो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, देख लेना आप। बहरहाल उसको अगर कन्वर्ट करना है तो जरा ध्यान दें, v dv को यहाँ लिखा, ये बन गया v² dv आपका। पहले v निकाल ले रहे चलो, तो यहाँ पर ये बन गया आपका v² dv। ये यहाँ पर a की जगह v dv/dx रख दिया, dv/dt से चैन रूल लगा दिया। ये मालूम होगा आपको, एक्सीलरेशन होता है dv/dt, इसकी जगह dv/dx और फिर dx/dt, dx/dt वेलोसिटी होता है, तो v dv/dx। आ गई होगी बात समझ में। तो यहाँ पर क्या बन गया v² dv, ओके। अब dx को इधर ले जाएं तो k/m इंटू dx और फिर इंटीग्रेट कर दो, तो v² का इंटीग्रेशन आपका v पावर 3/3, पावर इंक्रीज करें, = k/m इंटू dx का इंटीग्रेशन x। तो वेलोसिटी v³ = 3k/m इंटू x, इसका मतलब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल x पावर 1/3। ये बन गया रिलेशन। बहुत सारे रिलेशन तैयार हो गए, जैसा आए क्वेश्चन उसी हिसाब से आप वहां पर इंटीग्रेट करके और उसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है ना। वेरिएबल का क्वेश्चन है,
एक्सीलरेशन का ये चेन रूल का फार्मूला ध्यान रखें चेंज करने में। अगर टाइम के साथ वेरिएशन है तो एक्सीलरेशन को dv/dt लिख दें। अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको वेरिएशन निकालना है तो फिर एक्सीलरेशन की जगह v dv/dx पुटअप कर दें। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मास m जो है वो सस्पेंड कर रखा है। ये मास m को सस्पेंडेड कर दिया यहाँ पर। इसमें एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है और इसे 45 डिग्री डिस्प्लेस कर दिया। फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल है, ठीक। मास ये दिया हुआ है आपका, कैपिटल M लिख दिया हमने। स्ट्रिंग की लेंथ L है, स्ट्रिंग की लेंथ L। ओके, अब हम इसकी वो बोल दे रहे हैं स्टेटमेंट। ए मास m kg इज सस्पेंडेड बाई ए वेटलेस स्ट्रिंग। द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस, इसमें फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स कर लें। फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इट अंटिल द स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन। फोर्स पूछा है कि इसे जो है वो कितना फोर्स लगाएं कि इसका एंगल 45 डिग्री बना दे। देखिए इसमें भी अगर आप चेंज इन मैकेनिकल वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का लगाते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल भी 0 है। इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स ये वाला F जो कि हर समय हॉरिजॉन्टल लग रहा है, गिवन है वहाँ पर, और दूसरा इसमें जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी का लग रहा है। तो वर्क डन दो हैं केवल, वर्क डन फोर्स से जो एक्सटर्नल लगा रहे हैं और ग्रेविटी से मिलाकर 0 होगा, ठीक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है। आप इसी को लिख सकते हैं कि वर्क डन एक्सटर्नल से जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि वर्क डन बाई ग्रेविटी वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही होगा। ओके, तो ग्रेविटी से जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा क्योंकि mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। यहाँ पर ग्रेविटी से जो वर्क डन है वो निकालिए, माइनस में होगा। ग्रेविटी कितना लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स, mg फोर्स लग रहा है। ओके, अब कितनी हाइट ट्रेवल की है वो यहाँ पर देख लें। टोटल हाइट L है, ये L cos थीटा होगी यानी L cos 45, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक से हम निकाल दे रहे हैं। OB लेंथ L है, OA होगा L cos 45 और हमें चाहिए है AB हाइट। यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल हाइट होगी डिस्प्लेस करने में, यहाँ तक B से C जब डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो डायरेक्शन जिधर ग्रेविटी का डाउनवर्ड है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट AB होगा, ठीक। तो L में से माइनस कर दें, L cos 45 यही हाइट का काम करेगा यानी L माइनस L अपान √2, तो माइनस mgh, L इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान √2 इज इक्वल टू 0। वर्क डन फोर्स का देखिए कितना होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो F लग रहा है, उसी की वैल्यू निकालनी है, और हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है A से C तक, वो sin 45 से निकालेंगे। sin 45 होगा परपेंडिकुलर अपान L, इसलिए sin 45 की वैल्यू 1 अपान √2 डालें तो AC लेंथ इज इक्वल टू L अपान √2 आ गई। ये वैल्यू यहाँ पर वर्क डन में पुटअप कर दें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट L अपान √2, यहाँ पर वैल्यू डाल दें F इंटू L अपान √2 इज इक्वल टू mgl इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान √2, ये दोनों कैंसिल हो गए तो √2 इधर आ जाएगा, mg और ब्रैकेट में √2 माइनस 1, ये फोर्स आ गया। उन्होंने एक्सटर्नल फोर्स पूछा है कि कितना फोर्स लगाएं कि आपका जो वर्क डन है फोर्स लगाएं कि ये बॉडी 45 डिग्री तक डिस्प्लेस हो जाए बॉल। तो समझ गए होंगे, एक वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स से है, दूसरा वर्क डन ग्रेविटी से है। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो भी लगा देते हैं।
अगर कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव along the x axis is given by। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x दिया है। ये एक्सप्रेशन है आपका x पावर 4/4, नोट करें x पावर 4/4 माइनस x²/2 और जूल में है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी गिवन है वो 2 जूल के इक्वल है। लिखिए व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। देखिए जहां पर मैक्सिमम स्पीड होगी वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी वहां पर मिनिमम होगी। देखिए फॉर मैक्सिमम स्पीड काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। तो जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है इसका मीनिंग है कि हम उसको डिफरेंशिएट करके चेक करें कि किस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। मिनिमम मैक्सिमम है हमेशा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट कर दें इसको। ये 1/4 x पावर 4 का 4x³ 1/2 x² का 2x और इसे 0 के इक्वल करें तो ये x³ माइनस x = 0, x कॉमन ले लें तो x की वैल्यू आ गई है 0 आ गई और प्लस माइनस 1 आ गई। ये 3 पॉइंट हैं जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन 0 है, यानी ऑप्टिमम पॉइंट है। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसको रखकर देख लें। वैसे डबल डेरिवेटिव से भी पता लग जाता है मैक्सिमा मिनिमा, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दें तो जब x 0 करेंगे तो u 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर पुटअप कर दें पोटेंशियल एनर्जी में। फिर x 1 और -1 दोनों पर ही, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो 1/4 माइनस 1/2 यानी -1/4 आई जूल। ये मिनिमम हुई है क्योंकि ये तो 0 है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हुई। ठीक, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो कैसे निकालें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए जो टोटल एनर्जी है उसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम को माइनस कर दें, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को माइनस कर दें तो काइनेटिक निकल आएगी। टोटल एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है 2 जूल है और ये मिनिमम आपको -1/4 आ गई है तो ये 9/4 जूल बन गई आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के मैक्स। अब वेलोसिटी पूछी है उसने मैक्सिमम, तो इसे 1/2 mv² के इक्वल कर दें। 1/2 mv² वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी। ये किसके इक्वल होगी, 9/4 जूल के। और आपको मास क्वेश्चन में गिवन है, मास हमने पहले ही बोल दिया था आपको कितना है मास, वो वहां पर पुटअप कर दें आप। मास इसका 1 kg है। ओके, तो वेलोसिटी आपकी 3/√2 मीटर पर सेकेंड आ गई। 3/√2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो ध्यान देना वो 0 नहीं है, यहाँ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आई है। ठीक, इसे 0 पॉइंट एनर्जी भी बोला जाता है, 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि किसी की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हर जगह 0 हो। किसी भी क्वेश्चन में आपको चेक करना चाहिए अगर ज़रूरत पड़ती है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर कितनी है, 0 आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, कहीं एजम्पशन लेना हो न्यूमेरिकल में तब ले लेते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप किया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी दी हुई है। ये वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड और हाइट 20 मीटर है। ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है
और हाइट है इसकी 20 मीटर है। पार्टिकल को ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, मास 5 kg है, मास 5 kg। लिखिए फाइंड द वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस, फाइंड द वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस। मास 5 kg, तो जब पार्टिकल नीचे आएगा तो एयर रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिव फोर्स लगेगा अपवर्ड, ठीक है, फ्रिक्शन की तरह काम करता है। उसका वर्क डन पूछा है, तो नेचुरल यहाँ वर्क डन पूछा है, तो यहाँ एयर रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा तो 0 आ जाएगा। तो एयर रेजिस्टेंस से वर्क डन W है। और कौन कौन करेगा वर्क डन? एक यहाँ ग्रेविटी भी वर्क डन करेगी, ठीक। नेट वर्क डन और कोई वर्क डन, नेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल में ये V लिख रहे हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई 12mv² माइनस 0। आपको वर्क डन एयर रेजिस्टेंस से निकालना है, ग्रेविटी से वर्क डन चेक करें। पार्टिकल नीचे आ रहा है, ये एरो लगा दिया, ये नीचे आ रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है और पार्टिकल भी डाउनवर्ड आ रहा है, इसलिए mgh। मास डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, मास गिवन है 5 kg, g 10 और हाइट 20 मीटर इज इक्वल टू मास आपका 5 kg, 12mv², वेलोसिटी 10 का स्क्वायर। इससे आप वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 50 यानी कि 250 माइनस 1000 यानी माइनस 750 जूल। देखिए वर्क डन एयर रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक नेगेटिव आ गया। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत अच्छी है, हर जगह एप्लीकेबल है। नेगेटिव इसलिए आया कि पार्टिकल नीचे आ रहा है और जो एयर रेजिस्टेंस लगेगा उसका फोर्स अपवर्ड लगेगा, इसलिए वर्क डन एयर रेजिस्टेंस से ऑटोमेटिक नेगेटिव आ गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाना सीखें, हर जगह कोशिश करें कि एक ही थ्योरम लगाएं, वर्क एनर्जी थ्योरम। नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ये पाथ दिया गया है, कर्व्ड पाथ है ऐसे, इसकी ये लेंथ और हाइट दोनों दे रखी हैं। h हाइट है, l इसके बेस की लेंथ है, मास m। इसमें एक ब्लॉक मूव करा रहे हैं इधर को फोर्स लगाकर, ये h हाइट है और l इसकी जो है वो बेस लेंथ है OA। ये कर्व्ड पाथ है, इसमें एक फोर्स लगाकर ऊपर ले जा रहे हैं और फ्रिक्शन भी लग रहा है। लिखिए फोर्स ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ऑफ पाथ, हमेशा टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ऑफ पाथ, मास स्लोली मूव्ड अप। स्लोली मूव्ड अप का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, फाइंड द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो कौन कौन से वर्क डन होंगे? वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाई नॉर्मल। ये सब मिलाकर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि स्लोली मूवमेंट है। यहाँ जो नॉर्मल से जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, इसलिए वर्क डन बाई नॉर्मल 0, क्योंकि यहाँ ऑलवेज थीटा 90 डिग्री होगा। ठीक, अब फ्रिक्शन से वर्क डन, ये फ्रिक्शन से वर्क डन का जरा कॉन्सेप्ट भी आप लोग समझ लेना, ये काम आएगा आपके बहुत। जब मूवमेंट है तो जो फ्रिक्शन फोर्स आपका होता है, यहाँ पर देखें ध्यान से, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो म्यू के एन होगा, और आपको मालूम है कि इंक्लाइंड प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो mg cos थीटा के इक्वल होगा। इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिर बना दे रहा है, ये mg लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स ये इसका कंपोनेंट इधर mg sin थीटा, इस तरफ कंपोनेंट लगेगा आपका mg cos थीटा, ऊपर ये नॉर्मल लगेगा। ठीक, और इंक्लाइंड से जो प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल थीटा है वो यहाँ भी थीटा होगा। ठीक है ना? तो ग्रेविटी से वर्क डन तो बहुत आसान है, नॉर्मल से वर्क डन 0 हो गया। अब जरा एक पॉइंट पर ध्यान दें, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से फ्रिक्शन के केस में इसको ध्यान रखना, ये तुम्हें आपको कहीं काम आ सकता है। अगर इंक्लाइंड प्लेन पर डिस्प्लेसमेंट ds है, ध्यान देना, और हॉरिजॉन्टल में dl है,
वर्टिकल DH है और ये अगर थीटा है, ठीक, तो यहाँ पर जो आपका साइन थीटा कॉस थीटा ले, सॉरी, जो कॉस थीटा होगा वो DL बाई DS हो गया। चेक करें, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। अब जो ये कॉस थीटा की वैल्यू है वो वहां पर पुटअप कर दें। यहाँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है और इसको आप ध्यान रखना है। ये म्यू एम जी कॉस थीटा आपको मालूम होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा लगता है यहाँ पर। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू एम जी कॉस थीटा है और फ्रिक्शन म्यू के है, ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा उसमें ये कॉस थीटा की वैल्यू डाल दें आप, ठीक। कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो DL अपॉन DS आ रही है। अब जो आप वर्क डन लेंगे, ठीक, वो फ्रिक्शन फोर्स आगे मूव कर रहा है इसलिए वर्क डन नेगेटिव में होगा। माइनस लगाएं, फोर्स आपने निकाल लिया है, म्यू के एम जी कॉस थीटा की वैल्यू बाद में डाल दे रहे हैं हम, कॉस थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो DS हो रहा है। तो यहाँ पर माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा की यहाँ पर वैल्यू डाल दें, DL अपॉन DS, ये DS कैंसिल हो जाता है, ठीक। ये जो हमने वर्क डन निकाला है ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए है, तो DWF लिख दिया हमने। अब इसे आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो नेट वर्क डन होगा वो माइनस म्यू के एम जी इंटू L होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में, देखिए अगर सीधा सीधा इंक्लाइंड प्लेन है और थीटा है, उसमें जब आप फ्रिक्शन से वर्क डन निकालेंगे तो अगर म्यू के एम जी को डायरेक्ट ले लें तो ये हॉरिजेंटल लेंथ जो है A से C तक ये डायरेक्ट आ जाती है वर्क डन में। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि फ्रिक्शन से जो वर्क डन है ब्लॉक ऊपर को मूव कर रहा है, ठीक, एम जी डाउनवर्ड है, बाकी आपको मालूम है कंपोनेंट, फ्रिक्शन से जो वर्क डन होगा वो हमेशा म्यू के एम जी इंटू ये हॉरिजेंटल लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट निकल आता है। जैसे यहाँ ग्रेविटी से जो वर्क डन निकालेंगे वो mgh होगा, क्योंकि h हाइट माइनस में होगा, mg डाउनवर्ड और h हाइट डायरेक्ट। वैसे ही फ्रिक्शन का ध्यान रखें कि अगर फ्रिक्शन से वर्क डन इस टाइप के किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में, चाहे कर्ड पाथ हो चाहे वो प्लेन स्ट्रेट हो, उसमें सब जगह म्यू के mg लगाइए, ठीक, और सीधे हॉरिजेंटल लेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। और इसका ये डेरिवेशन है, फोर्स निकाला फिर हमने ये वर्क डन निकाल लिया, पहले स्मॉल पार्ट के लिए और फिर इसके लिए। यहाँ पर तो डायरेक्ट निकल आएगा, आप ये वाली लेंथ रखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू डालो, सीधे लेंथ आ जाएगी जो बेस लेंथ आती है। तो आपने वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकाल लिया। नॉर्मल से वर्क डन यहाँ पर 0 होगा, ये बन गया फ्रिक्शन से। ग्रेविटी से वर्क डन, ग्रेविटी से जो वर्क डन है वो -mgh, -mgh। अब ये सभी वैल्यू यहाँ पर आप पुटअप कर दें। हमें वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालना था, तो ये दोनों हम राइट को ले जा रहे हैं, दोनों निगेटिव में है, प्लस हो जाएगा, क्या बना, म्यू के एम जी एल प्लस mgh, ये बन गया आपका वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, mgh प्लस म्यू के एम जी एल। कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का आप लोग जरूर ध्यान रखना हर, कि उसमें केवल हम हॉरिजेंटल लेंथ को अगर लगा दें तो काम वहां पर हो जाता है, समझ गए ना। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ध्यान रखना 11th एग्जाम के लिए। देखिए अगर मान लीजिए आपने किसी हाइट से, देखिए आपने प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चन लगाए हैं, यहाँ पर वेलोसिटी √44 से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया और वो यहाँ पर आ गया। इस जगह वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है कि वेलोसिटी कितनी है, क्वेश्चन मार्क लगा है, v2 लिख दे रहे हैं, यहाँ v1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल को हाइट से प्रोजेक्ट कर दिया, हाइट 5 मीटर दी हुई है, हाइट 5 मीटर। देखिए यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है जो एक्सटर्नल है और काइनेटिक एनर्जी है और कुछ नहीं है, ठीक। तो ये पॉइंट ए ले रहे, ये पॉइंट बी ले रहे,
काइनेटिक एनर्जी ए पर, पोटेंशियल एनर्जी ए पर, काइनेटिक एनर्जी बी पर, पोटेंशियल एनर्जी बी पर। आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं। नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन वाली ग्रेविटी से होगा, एक ही चीज आएगी, एक ही रिजल्ट बनेगा। ए पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी, पहले जरा फार्मूला बनाते हैं, हाफ एम बी वन स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पर कितनी होगी, एम जी एच, यहाँ पर हाइट पर है पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। बी पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर और पोटेंशियल जीरो। जरा ध्यान देना, आपकी इक्वेशन क्या बनी, वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर। काइनेमेटिक्स की सिंपल इक्वेशन तैयार हो गई ना। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें तो वी टू वी वन स्क्वायर का 44 हो जाएगा, प्लस 2g को ये डाल दें 10 और इसको 5, तो यहाँ पर आपका V2 निकल आएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। V2 जो है वो 12 मीटर पर सेकंड आ रहा है, 12 मीटर पर सेकंड, 144 बन रहा है ना। बिल्कुल इसी तरह से जरा ध्यान देना, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, अगर प्रोजेक्टाइल में आप मेरे लेक्चर में जाएंगे, वहाँ हमने ड्राइव कराया है, इस जगह अगर वेलोसिटी v1 है और इस हाइट पर वेलोसिटी v2 है और ये h है, तो आप ड्राइव करके देख लें। ये तो डाउनवर्ड आ रहा था ना, इसलिए प्लस आया। यहाँ पर क्या बनेगा, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, ऊपर स्पीड कम होगी, ग्रेविटी नीचे, माइनस 2gh। ऑटोमेटिक कंजर्वेशन लगाएं, ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे ये फार्मूला तैयार हो गया। यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि डाउनवर्ड है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड लग रही है। यहाँ अपोजिट है, आप ऊपर फेंक रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल में ये जो डेरिवेशन किया था, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से एक ही लाइन में ड्राइव हो जाएगा। वहाँ भी ड्राइव कर चुके हैं प्रोजेक्टाइल के लेक्चर में हम लोग, ठीक है ना। तो कई जगह हम लोग लगाते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो गेन इन काइनेटिक। ये वाली जो इक्वेशन आप लिखते हैं, जैसे हमने ये इक्वेशन लिखी है इनिशियल और फाइनल वाली, ये वाली, इसमें अगर आप यू ए माइनस यू बी इधर कर दें और के बी माइनस के ए इधर कर दें, तो ये क्या है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डायरेक्ट भी इसको लगाते हैं लोग, ठीक। कोई कंफ्यूजन ना हो उसके लिए ध्यान रखें, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, कहीं भी फेल नहीं होगी वो, बस प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्लस माइनस के साइन लगाते समय आप इसमें बहुत अलर्ट रहना। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, वो पहले आपको कराते हैं, वो 11th एग्जाम के लिए है, ठीक है ना। आप उसको किसी भी पेपर में 11th में जरूर तैयार करके जाना, अपने पेपर में लिखिए, क्वेश्चन को ठीक से नोट करना। देखिए ये ह्यूमन हार्ट डिस्चार्ज, ये ह्यूमन हार्ट डिस्चार्ज 75 cc ऑफ ब्लड एट ईच बीट्स अगेंस्ट द प्रेशर, यानी एक बीट्स में 75 cc ब्लड को डिस्चार्ज कर रहा है। ये ह्यूमन हार्ट डिस्चार्ज 75 cc ऑफ ब्लड एट ईच बीट्स, हार्ट बीट्स लिख दें, अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। पल्स फ्रीक्वेंसी इज 72 per minute, pulse frequency is 72 per minute. Calculate the power of heart, calculate the power of heart। देखिए पहले तो एक इसमें आगे का फार्मूला यूज हो रहा है, वो आप नोट करें। अगर हाइट के टर्म्स में प्रेशर दिया हो, दिया जाता है, प्रेशर की यूनिट हाइट में भी देते हैं, ठीक है। प्रेशर जो है अगर आप एच के टर्म्स में दिया है तो एच रो जी फार्मूला लगाएंगे, जहां रो क्या है, डेंसिटी है, ठीक। यहाँ मरकरी में दिया हुआ है, इसलिए जो प्रेशर आएगा वो हाइट दी है, मरकरी की उन्होंने डेंसिटी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। अगर नहीं दी है तो आप 13.6 को ध्यान रखें। फिलहाल अभी हम इसको CGS में लगा रहे हैं, ठीक। तो एच रो जी, एच 10 सेंटीमीटर, मरकरी की डेंसिटी 13.6 और जी 980। हमने तीनों यूनिट ध्यान रखना CGS में रखी हैं।
तो ये मल्टीप्लिकेशन आपका आ रहा है 1.332 इंटू 10⁻⁵ 1.332 इंटू 10⁻⁵ डायन, ये प्रेशर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है तो यहाँ पर डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन गया आपका प्रेशर। ठीक, अब फ्रिक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड की अपोजिट होती है। वो आपको फ्रिक्वेंसी यहाँ पर दे रखी है, या टाइम पीरियड लिख लें। टाइम पीरियड जो है वो दिया हुआ है 72 पर मिनट। ठीक है, तो उसको चेंज कर दें जरा, टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड है 72 पर मिनट, ठीक है ना, यानी 1 मिनट में 72 आपका जो है वो पल्स का वो दे रखा है, तो 1 सेकंड में कितना होगा पल्स का, तो इसे 60 से डिवाइड कर दें, तो 72 डिवाइडेड बाई 60, ये पर सेकंड आ जाएगा 12, यानी कि 6/5 जो है पल्स पर सेकंड होंगी। ठीक है, ये हमने आपका निकाल लिया जो है फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, जो है ये फ्रिक्वेंसी आ गई आपकी, जो है इतनी पल्स जो है वो पर सेकंड कितनी होंगी। ठीक, अब जरा ध्यान दें एक मेन पॉइंट पर। पावर का जो फार्मूला होता है, वैसे तो देखो कभी भी फार्मूले में अगर अटकें तो जो डाटा दिए जाते हैं उन्हीं के हिसाब से उनको चेंज करें। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब हमें क्या चीज़ गिवन है, वहाँ वॉल्यूम गिवन है, तो इसमें अगर हम एरिया को मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो, प्रेशर भी दिया है तो फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई करो। ध्यान रखना स्मॉल एरिया है, डी में एरिया मल्टीप्लाई करो और टी यहाँ, तो अगर हम डिस्टेंस में एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा, प्रेशर होगा। ये प्रेशर बन गया फोर्स अपॉन एरिया, और ये बन गया वॉल्यूम, और अपॉन टाइम। ये देखिए मैंने फार्मूला चेंज कर दिया आपका पावर में, यहाँ पी से कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पर लिख दें पावर, क्यों हमने यहाँ प्रेशर को लिख दिया है पी से। ठीक है, अब देखिए पावर का फार्मूला, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से ध्यान रखना पेपर के लिए। प्रेशर आपको गिवन है, निकाल चुके हम लोग, कितना है 1.332 इंटू 10⁻⁵, ये वैल्यू रखी हुई है प्रेशर की, 1.332 इंटू 10⁻⁵, और आपने वॉल्यूम दिया हुआ क्वेश्चन में है 75, और टाइम की वैल्यू डाल दें। वॉल्यूम जो है क्वेश्चन में 75 दिया हुआ है, वहाँ पर देखें क्वेश्चन में नोट कराया है, डिवाइडेड बाई ये 6/5, टी है, टी की वैल्यू डाल दी। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये हमने फ्रिक्वेंसी है, नीचे टाइम डालना है, तो इसको 5/6 है, डिनोमिनेटर में वैल्यू डालेंगे तो 5, ये 6/5 हो जाएगा। ये आपका जो प्रेशर आ रहा है, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ये 1.19 इंटू 10⁻⁷, 1.19 इंटू 10⁻⁷ अर्ज पर सेकंड आ रहा है, और ये 10⁻⁷ को हटा दें तो ये जूल पर सेकंड हो जाएगा, 1.19 जूल पर सेकंड, और यही वाट होता है, तो 1.19 वाट ये आंसर बन गया। तो समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, ठीक से चेंज करके और तब क्वेश्चन को जो है वो इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, जल्दी नोट करें। देखिए इसमें एक स्प्रिंग में ब्लॉक अटैच है, यहाँ पर बनाते हैं, एक स्प्रिंग में ब्लॉक को अटैच कर दिया है, ये स्प्रिंग में ये ब्लॉक अटैच कर दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, वो है 100 न्यूटन पर मीटर, के गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर। ओके, ब्लॉक का मास 1 kg है, मास 1 kg है ब्लॉक का। ठीक, नोट करें, ब्लॉक इज स्टेशनरी एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये रुका हुआ है। ग्रेविटी इज स्विच्ड ऑफ, ग्रेविटी को स्विच ऑफ कर दिया।
तो मैक्सिमम स्पीड बताएं ब्लॉक की, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। देखिए जब ये मास सस्पेंडेड है तो इसमें mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा और कुछ इसमें एक्सटेंशन होगा कि x0 ले रहा है या x1 ले रहा है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में mg के x1 के इक्वल होगा एट इक्विलिब्रियम। इस समय जब ग्रेविटी ऑफ नहीं की है, इससे मास गिवन है, g की वैल्यू को डालें आप और उससे आप x0 निकाल लें, वो 1/10 मीटर आ रहा है, x1 1/10 मीटर, इतना एक्सटेंशन इस समय होगा। और जैसे ही आप ग्रेविटी को ऑफ करेंगे क्या होगा, mg फोर्स गायब हो जाएगा, ऊपर को फोर्स लग रहा है, ये ऑसिलेट करेगा उस समय, और इसकी जो एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, वो काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगी जब वो मीन पोजीशन पर होगा, क्योंकि ये ऑसिलेट करेगा, पोटेंशियल काइनेटिक एक दूसरे में कन्वर्ट होगी। ठीक, तो लिख दीजिए ब्लॉक ऑसिलेट अबाउट नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के x1 स्क्वायर। ये जब मैक्सिमम स्पीड पर होगा तब ये 0 होगी और टोटल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन में मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है कि मैक्सिमम स्पीड ब्लॉक की कितनी है, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पर लिख दें 1 मीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेविटी को ऑफ कर देंगे तो ये सस्पेंडेड है, ये फोर्स mg गायब हो जाएगा तुरंत, तो जो ऊपर इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसके ड्यू टू ये ऑसिलेट करेगा मीन पोजीशन के अबाउट, और इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये पोटेंशियल उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं जो 11th और उसके लिए भी है। जब 11th के लिए इम्पोर्टेंट है तो कॉम्पिटिटिव के लिए तो पहले से हैं। ठीक, तो इसलिए उनको आप ठीक से तैयार करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।